नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। साथियों, इन्हें जानने से पूर्व इनकी पृष्ठभूमि में जो कुछ बातें हमें जाननी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, 1757 में प्लासी का युद्ध जीत जाने के पश्चात, जो कि एक अहम विजय थी, अंग्रेजों ने इसके पश्चात 1764 में बक्सर का युद्ध जीता और इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 से उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके पश्चात क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन में खूब लूट मचाई गई, खूब आम जनमानस का शोषण किया गया, लेकिन इसके पश्चात भी कंपनी घाटे में गई। ऐसा क्यों हुआ? साथियों, इसके कुछ अहम कारण थे। 1765 से 1772 के मध्य जो द्वैध शासन बंगाल में लगाया गया क्लाइव के द्वारा, जब तक कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आता है तब तक लागू रहता है। इस द्वैध शासन में कंपनी के कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हो गए। कंपनी धीरे धीरे दिवालिया हो गई। भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया। कर्मचारियों को कंपनी के लिए जिस ईमानदारी से काम करना चाहिए था, वे उसकी बजाय अपने निजी हित को या निजी व्यापार को बढ़ावा देने लगे, रिश्वत लेने लगे। और इस भ्रष्ट आचरण की वजह से एक समय ऐसा आया कि वे कर्मचारी इतने धनाढ्य हो गए कि जब वे भारत से लौटकर ब्रिटेन जाते तो उन्हें इंग्लिश नवाब कहा जाता। वे बेहद धनाढ्य जीवन का भोग करते। ब्रिटेन में लोग सोचते कि हम भी एक बार भारत हो आए। साथियों, इस प्रकार की स्थिति के चलते अब कंपनी को ब्रिटेन से ऋण की मांग करनी पड़ी। इसका एक और कारण क्या था? इसका कारण यह था कि इधर अमेरिका में क्रांति चल रही थी। वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन की स्थिति इस समय पर क्या थी कि अमेरिका में जो क्रांति चल रही थी, अमेरिका ब्रिटिशों के हाथ से छूट रहा था। भारत से जो चाय कंपनी उठाती थी, खरीदती थी, हालांकि उसे भारत में चाय के व्यापार से संबंधित एक अधिकार जरूर था, किंतु वह चाय को भारत से खरीदने के बाद ब्रिटेन के उपनिवेशों में सीधे बेच नहीं सकती थी। वह इसे ब्रिटेन भेजती थी और इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार इस पर अपना कर लगाकर इसे एक नए दाम पर, ऊंचे दाम पर दुनिया भर में बेचती थी। अमेरिका में इसका विरोध चल रहा था। हम बोस्टन टी पार्टी का प्रसंग जानते हैं, जहां चाय के जहाजों से बहुत से चाय की पेटियों को समंदर में फेंक दिया जाता है। इसे बोस्टन टी पार्टी कहा गया। अमेरिका क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटेन के हाथ से निकल रहा था, चाय की जो खेप अब बिक नहीं रही थी, इसकी वजह से भी कंपनी को नुकसान हो रहा था। कंपनी घाटे में जाने लगी। हालांकि कंपनी के घाटे में जाने का अहम कारण कंपनी के कर्मचारियों में फैला भ्रष्टाचार ही था। क्लाइव ने इस पर कुछ रोक लगाने की कोशिश की, किंतु फिर भी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जो ईमानदारी कंपनी के प्रति होनी चाहिए थी वह नहीं दिखी और वे निजी हित के लिए निजी व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे। यही अवसर मिला ब्रिटिश संसद को कि वे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करें। अमेरिका हाथ से निकल रहा था। ब्रिटिश संसद अब भारत की ओर ध्यान दे रही थी। भारत में कंपनी उनकी प्रतिनिधि थी। ब्रिटेन का चेहरा भारत में कंपनी थी। कंपनी जब इस स्थिति में पहुंचती है कि वह ब्रिटेन से ऋण की मांग करती है, इस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। उन्होंने गोपनीय ढंग से इसकी जांच करवाई कि वह कंपनी जो भारत में लगातार फल फूल रही है, वह ऋण की मांग क्यों कर रही है। तो मालूम चला कि भ्रष्टाचार वहां पर खूब फैल रहा है। इसके पश्चात
अब ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर लगाम लगाने की सोची। कंपनी के ऋण को तभी स्वीकृति दी जाएगी जब कंपनी ब्रिटिश संसद के द्वारा किए गए कुछ प्रावधानों को स्वीकार करेगी, और यही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। साथियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बातें हमें जाननी चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, केवल उन बातों को हम जानेंगे। सबसे पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 में बंगाल के गवर्नर बनकर भारत आए, अब वे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद को भी गठित किया गया। 4 सदस्यीय परिषद किसी भी विषय पर वे मतदान करेंगे, और अधिक सदस्य जिस ओर मतदान करेंगे उस विषय को उसी प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। इसके अलावा इस 1773 के एक्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान था, जो कि 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। इसके अलावा अब कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे, वे उपहार स्वरूप भी कुछ नहीं ले सकेंगे। हाँ, उनके वेतन में कुछ वृद्धि की गई ताकि वे ऐसा ना करें। साथियों, इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी कुछ बदलाव किए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि ब्रिटेन से कंपनी को नियंत्रित करता था, अब तक कंपनी से संबंधित सभी मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखता था। ये 24 सदस्यों की एक समिति थी, और इनका चयन अब तक कंपनी में जिन व्यापारियों के 500 पाउंड से ज़्यादा शेयर थे, वे इन 24 सदस्यों का चयन करते थे, यानी चुनाव करते थे। ये 24 सदस्यों की समिति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कही जाती थी, और यही कंपनी के सभी मामले देखती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ बदलाव किए गए। अब तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इन 24 सदस्यों का जो चुनाव प्रतिवर्ष होता था, अब यह 4 वर्षों में होगा। साथियों, अब हम जानेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट लाने का कारण क्या था। इसे लाने का महत्वपूर्ण कारण जो था वो यह था क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई, और जो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इस वजह से टकराव हो रहा था गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में। यानी अगर कोई व्यक्ति कंपनी के नियमों से प्रताड़ित होता तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अर्जी लेकर जाता। सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार उसे रियायत देता। इस वजह से टकराव होने लगा सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य, यानी गवर्नर जनरल की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के मध्य। गवर्नर जनरल के कार्यों में दखल होने लगी। इसलिए भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के जिन प्रावधानों को हमें जानना चाहिए, एक तो पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल की शक्तियों को अब सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से बाहर कर दिया, यानी गवर्नर जनरल के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वे सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में नहीं आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उन पर निर्णय नहीं देगा। इसके अलावा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? ये 6 सदस्यों की एक समिति थी, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा अब भारत के राजनीतिक मामलों को देखा जाएगा। देखिए, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने देखा कि कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर ली है, और वे भारत की राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। इस अनुसार अब कंपनी के हाथ में भारत की राजनीति भी है, तो राजनीतिक मामलों के लिए एक अलग से समिति को स्थापित किया जाए। और संसद का यह भी मानना था कि कंपनी तो व्यापार के लिए है, यदि वह भारत में राजनीति को स्थापित कर पाई है तो राजनीति पर ब्रिटिश संसद को विमर्श करना चाहिए, ना कि कंपनी को। यानी भारत की राजनीति में
हमारी भविष्य की आशाएं हैं। इसलिए भारत की राजनीति पर संसद को विमर्श करना चाहिए, संसद को शक्ति होनी चाहिए। इसलिए भी संसद ने एक समिति बनाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये 6 सदस्यों की समिति थी और इन 6 सदस्यों को ब्रिटिश संसद नियुक्त करती थी। तो इस आधार पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत के राजनीतिक मामलों के विषय में विमर्श करता था, राजनीतिक मामलों को देखता था, वो पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के हाथ में था। अब कंपनी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल व्यापारिक मामलों को देखेगा। इस प्रकार से यहां कंपनी के राजनीतिक मामलों और व्यापारिक मामलों में पृथक्करण कर दिया गया। यह था पिट्स इंडिया एक्ट।